हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू ऑल। भी कैसे हैं सभी लोग? जल्दी से एक बार फटाफट से लाइव आ जाएं, खुद को एक्नॉलेज कर दें। तो शुरुआत करते हैं आपके सेशन की। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, अब तो एग्जाम बिल्कुल आपके सर पे आ चुका है। संडे को एग्जाम है और आज है फ्राइडे, यानी कि एक दिन सैटरडे का आपके पास में है। ओके, तो एक कहावत है ना कि रोम कैन नॉट बी बिल्ड इन अ डे। एक दिन में तो बेटा रोम भी नहीं बनता है। इसका मतलब जो आपने बनाना था ना वो आप बना चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचें कि मैंने जो सीखा है, मैंने जो समझा है, उसको कैसे मुझे एग्जाम में यूटिलाइज करना है। जय हिंद संकेत, कैसे हैं? जय हिंद नव्या। तो सभी लोग आ जाओ, एक बार बात कर लेते हैं। छोटा सा मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है तो 10 क्वेश्चंस पूरे के पूरे आते हैं। तो एक बार इसके बस मैं आपको रूल्स याद दिलवा देता हूँ और वो मैं पॉइंट्स बता दूंगा जो जो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि वहां से कुछ क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी हम आपको बता दें कि भाई कहावत जो है बिल्कुल सही है कि रोम कैन नॉट बी बिल्ड इन अ डे। एक दिन में रोम नहीं बन सकता है। तो अब आपको बस करना क्या है ये समझो। जो आपने किया है ना, एक मिनट बच्चों, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, जो भी आपने तैयार किया है भाई वही सब कुछ है, उससे अलग कुछ अलग है नहीं। तो अब आप एक दिन में कुछ नया नहीं कर सकते। तो मेरा समझाना आपको ये है कि आराम से बैठो, ठीक है, और कल बस ये सोचो कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जैसे कोई पर्टिकुलर वोकैब का सेक्शन। नया नहीं सोचना है। फिर मेरी बात समझो, आपको एकदम से नया याद आ जाए कि मुझे वो वाला सेक्शन तैयार करना है, तो मेरा सजेशन है बेटा नया बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, नए का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो आपको याद आ रहा है आप बस वो करें जो आपने पढ़ रखा है। ठीक, आपको लगता है कि मेरा एक वीक है एरिया, उसको मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूं, उन फैक्ट्स को एक बार देख लेता हूं, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश का पेपर थोड़ी है कि मैं कह दूं क्या करना होगा। इंग्लिश में जो आप कर सकते हो वो बस वोकैब कर सकते हो। तो आज आपकी 2 क्लासेस हैं। मैं आपको बता दूं बेटा, आज है 1 सितंबर, तो अगला महीना भी हमारा शुरू हो रहा है और इस एग्जाम के बाद फिर हम नए प्लान के साथ आपके सामने आएंगे। ठीक है, मैं चाहता हूं, देखो मेरा मानना वही है अभी भी कि मैं आप सबसे ये चाहता हूं कि भाई आप सब लोग सिलेक्शन लें, और एग्जाम के बाद जब आप मेरे पास पढ़ने के लिए आए तो दैट इज ओनली फॉर द रिवीजन, कि सर हम इसलिए रिवाइज करें कि अगर मतलब कुछ बहुत गलत हो जाए तो हमारा एग्जाम ना निकले, तो हम उसको तैयार रखें। पढ़ना तो मैं कभी नहीं कहता कि छोड़ना आपको चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप सबका सिलेक्शन हो। आप में से कोई भी ऐसा ना हो जो एग्जाम के बाद इसलिए पढ़ रहा हो कि मुझे नेक्स्ट एग्जाम देना है। ठीक है, आपको बस ये एग्जाम देना है, ये फाइनल होना चाहिए। तो 8 से 9 बजे आपकी क्लास है, उसके बाद बेटा 10 बजे से लेकर आपकी क्लास होगी 1 बजे तक, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस का मैं डिस्कशन करूंगा। और ये क्वेश्चन है बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच के। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो चलिए करते हैं बेटा शुरुआत नरेशन के साथ में। तो ये आपकी पराक्रम सीरीज है जो YouTube पे चल रही है। ठीक है, इसकी आज बेटा YouTube वाली क्लास की आज लास्ट क्लास है। ठीक है, YouTube पे आज लास्ट क्लास है। अब हम आपसे मिलेंगे मंडे से। ठीक है, नए नई चीजों के साथ में आप एग्जाम दो, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। आई विल बी अवेलेबल ऑन योर सोशल मीडियाज, जहां भी हैं आप लोग मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। अचीवर सीरीज है बेटा, ठीक है ना, आपको ये आपकी चलती है, जिसमें आज हमारी 10 बजे से लेकर 1 बजे तक पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास होने वाली है। ठीक है, तो ये कुछ 3 क्वेश्चन है, इसको शुरुआत करते हैं, फिर मैं आपको टॉपिक दिखा देता हूं और उसके बाद बेटा हम 10 बजे से 1 बजे वाली क्लास में पढ़ेंगे। और फिर आप सैटरडे है आपका, काफी बच्चे आज ही निकल गए होंगे एग्जाम देने के लिए जिनका दूर होगा। बाकी बच्चे बेटा आज शाम को अपना शिफ्ट करना शुरू कर देंगे कि जिसको दूर एग्जाम देने जाना है। और सैटरडे कल तो ऐसा टाइम होगा ही होगा जो बच्चे ज्यादा से ज्यादा बेटा मूव कर रहे होंगे। ठीक है ना कहीं ज्यादा बच्चों का किसी दूसरे शहर में ही एग्जाम होता है और संडे एग्जाम है। तो एग्जामिनेशन सेंटर पे बेटा हो सके तो एक रात पहले ही पहुंच जाओ, कि आज ही पहुंच जाओ। ठीक है, आराम से वहां रहें उस शहर में और सुबह टाइम से पहुंच के अपना एग्जाम दें। बिल्कुल भी जल्दबाजी, हसल बसल, लेट होना, इन सब चीजों में बिल्कुल ना फंसे। ठीक है, तो कोशिश करो कि आप बहुत अच्छे से एग्जाम दे के आएं, और वो तभी होगा जब आपका मन शांत होगा। तो ही सेज आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। पहला वाला सेंटेंस हम देख पा रहे हैं, वर्ब हमारी प्रेजेंट में है, तो सीधी सी बात है बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रेजेंट का ही होगा। तो ही सेज दैट ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। ठीक है, सैड वाला आंसर बनेगा नहीं, करेक्ट आंसर ए वाला होगा। ठीक है, जय हिंद बच्चे, जय हिंद जय हिंद। और मेरी तरफ से सच में अब आपके लिए बस ये कि बेस्ट ऑफ लक, भी सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं। बस आप अब सिलेक्शन ले ले, क्योंकि मेहनत भी हमने भी बहुत करी है और आपने भी बहुत की है। तो अब बस ये लगता है कि आप बस अपना सिलेक्शन निकाल दो कैसे भी करके। कट ऑफ का आइडिया मैंने आपको दे दिया था कि देखो वैसे तो हम अगर देखें तो कभी भी बेटा 50% के आसपास ही कट ऑफ रहती है। ठीक है, कभी 1-2% ऊपर, कभी 1-2% नीचे। ओके, बहुत एडवर्स कंडीशंस में या कभी कभी ये परसेंटेज 55% गई है। समझ गए मेरी बात?
तो अगर आप 55% मार्क्स के आसपास में है, मतलब इसको स्कोर कर रहे हो यदि आप, तो आपका 100% सिलेक्शन है। क्या मेरी बात समझ आई? मैंने बेटे अच्छे से आपको समझाया था कि इसको कैसे करना है। मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, एक शॉर्ट भी बनाया था। निकालने का तरीका यही है कि हमने 5 साल की, बेटा 5 साल से पहले भी यदि आप कट ऑफ देखेंगे तो और भी कम है, तो 5 साल की रखी 2019 से लेकर अब तक की। तो 2019 से लेकर अब तक की कट ऑफ से समझ आया कि आईएमए की परफॉर्मेंस एक बार ही 157 मार्क्स गई है, ठीक है, जो 50% से ज्यादा है होती है। बाकी तो 55% भी बहुत ज्यादा है, 157 है तो दैट विल बी 52% के अराउंड होगा। तो यदि आप 55% की बात करें तो 55% आप समझ गए ना कि भाई आपको करीबन 70 to 80 के बीच में क्वेश्चन इंग्लिश के सॉल्व कर देने, जो सही होना चाहिए, और बेटा ऐसे ही आपको जीएस का टारगेट रखना है और आपका 100% सिलेक्शन हो गया। और ये तो मैंने 100% वाली बात की जिसमें कोई चांस ही नहीं है कि मतलब आप बाद में पूछ रहे होगे सर क्या रहेगा कट ऑफ आसपास में क्या होगा। आप एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद कंफर्म है कि आपका सिलेक्शन हो गया। टीनू वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज आज द प्रिंसिपल, ठीक है, ये पास्ट में है तो बेटा नेक्स्ट सेंटेंस पास्ट में होगा। तो द प्रिंसिपल आस्क्ड टीनू वेयर ही हैड बीन ऑल दोज डेज। द प्रिंसिपल आस्क्ड टीनू वेयर ही हैज। अब हैज को देख के कहते हैं कि गलत होगा, क्योंकि ये तो मैंने आपको सिखाया था कि टाइम को देख के आप काफी कुछ निकाल सकते हैं। द प्रिंसिपल आस्क्ड टीनू वेयर हैड ही, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया बेटा, और आस्क्ड टीनू वेयर ही वाज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? करेक्ट आंसर आपका पहले वाला ही होगा, वेयर ही हैड बीन ऑल दोज डेज, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। तो आज का सेशन बस बेटा ये थोड़ा सा आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने का, और मेन सेशन जो है आज का सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपसे एक बार बातें हो जाए, मैं समझा दूं आपको। कोई क्वेश्चन कोई डाउट दिमाग में चल रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, मैं बता दूंगा। ओके, ही सेड टू मी यू आर गेटिंग लेजी डे बाय डे। ही सेड टू मी यू आर गेटिंग लेजी डे बाय डे, क्या आंसर होगा बताओ भाई? ही सेड टू मी यू आर गेटिंग लेजी डे बाय डे, ठीक है। तो ही इन्फॉर्म्ड मी दैट आई एम गेटिंग लेजी, या ही टोल्ड मी दैट आई हैव बीन, आई वॉज, या फिर बच्चों यू वर, ठीक है। अब अगर मैं सेंटेंस देखता हूं तो आर का जो होगा इज एम आर में चेंज होगा, भाई आर का पास्ट में होगा, वॉज वर में चेंज होगा, ठीक है। तो पहले में एम है हटा देते हैं, दूसरे वाले में हैव है, तीसरे में वॉज है, चौथे में वर है, इन दोनों में से आंसर होगा। लेकिन यू पर्सन है, पर्सन को चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो करेक्ट आंसर आई होगा, तो आपका सी वाला करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं पढ़ाता हूं आगे, समझो। देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस, बड़ी सीधी सी बात है। डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो आपको पता है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाती है, इनडायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा के बाद कंजंक्शन से जोड़ के लिखी जाती है, ठीक है। हम इसको पहचानने में कोई गलती नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट होगा, ये इनडायरेक्ट होगा। मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में 4 चीजों का हमेशा ध्यान रखें। पहली जो मैं यहां लिख रहा हूं उसे ध्यान से सुन लो, यही सब कुछ है बेटा और कुछ नहीं है, ठीक है। कि 4 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात बेटा, जो चेंज होता है वो क्या होता है? एक तो बेटा टेंस चेंज होता है, लेकिन टेंस आपको पता है कंडीशनल है। अगर बाहर वाला सेंटेंस पास्ट में है तभी टेंस चेंज होगा, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में तो टेंस चेंज नहीं होगा। ये 4 बातें कहीं लिख लो, ठीक है। इंडिविजुअल कट ऑफ क्या है बेटा? 20%। सारे सब्जेक्ट का इंडिविजुअल कट ऑफ 20% होता है। धनंजय कट ऑफ के बारे में तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है ना। अगर कोई आदमी मानो कट ऑफ के बारे में सोच रहा है तो उसका तो सिलेक्शन कभी होगा ही नहीं, है ना। वो इतना 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 नीचे दिया गया है 20%, वो इतना कम है कि वो तो आएगा ही आएगा, उसके नीचे आप जा ही नहीं सकते हैं। और अगर आपने 22% लेके आए तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप सोचो तो यदि आपका 20% वहां पे है जीएस में, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इंग्लिश में ही सारे के सारे मार्क्स लेके आ जाएं, ठीक है ना। तो ये सोचने वाली बात है। एक तो टेंस होगा बेटा, दूसरा याद रखो, दूसरा इन्वर्टेड कॉमा लगा के हमेशा क्या लगाएंगे? हटा के कंजंक्शन लगाएंगे, ठीक है। 2 चेंजेस हो गए। तीसरा आ जाओ बेटा, तीसरा क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का चेंज होता है, मतलब हम नियरर वर्ड को फारर वर्ड में चेंज करते हैं, जैसे दिस को दैट में, दिस को दोज में। और जो चौथा चेंज होता है ये होता है बेटा पर्सन का। बस यही 4 चेंज होते हैं, इससे ज्यादा कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो कंजंक्शन का चेंज है ये 100% है, ठीक है। बाकी सारे के सारे कंडीशंस पे बेस्ड हैं। जैसे अगर बाहर वाला सेंटेंस पास्ट का होगा तो आपका टेंस चेंज होगा, बाहर वाला सेंटेंस प्रेजेंट फ्यूचर में टेंस चेंज नहीं होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, यदि सारा सेंटेंस 3rd पर्सन में लिखा है तो पार्ट ऑफ स्पीच चेंज नहीं होगा, ठीक है। यदि बेटा पार्ट ऑफ स्पीच अगर दिया है तो चेंज होगा, जैसे दिस दिया है तो दैट में होगा, दीज का दूज होगा। पर्सन सेम है बेटा, यदि सारा सेंटेंस 3rd पर्सन में लिखा है तो पर्सन चेंज नहीं होगा, ठीक है। सर जीएस मॉक में 32 दे रहा था इसलिए पूछा, पता नहीं बेटा कैसे रहा होगा। वो तो सीधा सीधा लिखा हुआ है बेटा, आप उसमें देख सकते हैं जहां आपके इंडिविजुअल मार्क्स आते हैं ना, जिसमें आप देखते हैं कि
लास्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट के मार्क्स, उसमें बीच वाले कॉलम में लिखा हुआ तो 20% होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, जैसे हमने कहा बेटा पहला रूल है कि एग्जाम्पल में कहा गया मोहन सेज मोहन इज अ बायोग्राफर, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब होगी और रिपोर्टेड स्पीच होगी। ठीक है, इन सबका टाइम अब है नहीं। देखो 5 सेंटेंस बनते हैं, सुन लो। असर्टिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लामेटिव, ऑप्टेटिव। ठीक है, सेंटेंस पहचानना यदि आपको आता है तो नरेशन बन गया। असर्टिव का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ध्यान रखना। इंटेरोगेटिव के बाद हमेशा क्वेश्चन मार्क मिलेगा। इंपरेटिव सेंटेंस के बेटा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। एक्सक्लामेटिव में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन होगा और ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा आपको में से दिखाई देगा। ठीक है, इसमें विश और कर्ज दो ही चीजें हो सकती हैं, बाकी कुछ आता ही नहीं है। या तो किसी को विश करना या फिर आपको कर्ज करना। अब आप कह रहे हो ना बेस्ट ऑफ लक, ये सारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आ जाएंगे। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस का जो कंजंक्शन होगा वो हमेशा दैट होगा, एक बार में लिख देता हूं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो कंजंक्शन होगा वो या तो इफ और वेदर होगा, ठीक है, या फिर बेटा WH वर्ड होगा। ठीक, याद आ गया। नेक्स्ट देखो, इंपरेटिव सेंटेंस का कंजंक्शन टू होगा या फिर दैट होगा। ये जो दैट होता है बेटा लेट वाले सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस का कंजंक्शन हमेशा दैट होता है और ऑप्टेटिव सेंटेंस का कंजंक्शन हमेशा दैट होता है। जैसे मुझे याद है, ऐसे अगर आपको ये याद आ गया तो एग्जाम में आपसे गलती नहीं होगी, क्योंकि ये सब फिक्स है, मतलब ये सब फिक्स है, अगर किसी को पता है तो कोई गलती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद में अब एक एक करके सेंटेंस को समझ लेते हैं कि कैसे है। ठीक है, लेट्स सी। देखो अगर हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो बेटा प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो कोई चेंज नहीं होता, ये रूल सबको पता होगा। एक बार बेटा थम्स अप करते चले जाओ, जिस रूल पे आप कहेंगे उस पर रुक के मैं समझा दूंगा। अगर हमारी वर्ब बेटा किस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो कोई चेंज नहीं होता, कंजंक्शन लगाओ, एज अ इज जोड़ दो। ठीक है, कंजंक्शन किसके अकॉर्डिंग आएगा, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें ये चीज याद कर लेना, से और सेज को बेटा से और सेज में चेंज करती हैं। ठीक है, और से को और सेज टू को टेल और टेल्स में चेंज करते हैं, क्योंकि ये इंट्रांसिटिव है। सैड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, जैसे अलग कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट वी मेक सर्टेन चेंजेस इन द रिपोर्टेड स्पीच। ये चेंज होते हैं बेटा, सारे प्रेजेंट उसके पैरेलल पास्ट में चेंज होते हैं। ठीक, CDS में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के क्वेश्चन आते हैं क्या, प्लीज रिप्लाई। बिल्कुल बेटा, आर्मी एस्पिरेंट CDS का 2020 वाले बेटा 20 के, हाँ 20 का और 21 का आप पेपर देखेंगे, पूरे 10 क्वेश्चंस आए थे। बात यही है कि भाई हमने कुछ पेपर देखे होते हैं इसलिए हमें लगता है ऐसा। एस्पिरेंट CDS का मैं आपको बता रहा हूं ना 2020 का, ठीक है, आप पेपर देखें जरूर, या तो 2020 का फर्स्ट वाला, मतलब 21 का नहीं 20 वाला ही, ठीक है, या फिर 19 का सेकंड वाला। बेटे इन दोनों में से किसी पेपर में आपको दिख जाएगी, पूरे 10 क्वेश्चंस नरेशन से पूछे गए। ठीक है, पूरे 10 क्वेश्चंस पूछे गए। तो पहली बात तो ये है कि ये मैंने कंफर्म कर दिया कि पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात आर्मी एस्पिरेंट में ये बता दूं कि यूपीएससी में कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो वाले टॉपिक्स भी पूछे जाते हैं जो पहले कभी नहीं पूछे गए। समझ लो, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं तो 2019 से पहले नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो मैंने आपको पेपर भी बता दिया है और फिर हमें यह भी सोचना चाहिए कि पूछा भी जा सकता है। ठीक, चलो, तो सारे के सारे प्रेजेंट बेटा उसके पैरेलल पास्ट में चेंज होते हैं। सिंगल पास्ट को डबल पास्ट में चेंज करते हैं। विल शैल को वुड शुड में और कैन मे को कुड माइट में चेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये पास्ट में बेटा जैसे हमने कहा राम सेड टू रवि, तो इस प्रिपेयरिंग को वॉज प्रिपेयरिंग में चेंज करेंगे। ठीक है, विल का वुड हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है, एक ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसे समझ लो। ये जो बेटा विल और वुड होता है, विल और शैल होता है ना, इसको चेंज करने का तरीका यह है, आप जब एग्जाम में बैठे तो ध्यान रखना, इन दोनों का ही आंसर किस में होगा, वुड में होगा। इन दोनों का ही आंसर वुड में होगा। लेकिन वुड आप कब लगाते हैं, वुड आप तब लगाते हैं बेटा जब आप फ्यूचर की बात करते हैं। ठीक है, और शुड आप तब लगाते हैं जब आप किसकी बात करते हैं, तब आप ड्यूटी की बात करते हैं। तो ये रट के मत बैठना कि विल का हमेशा वुड होगा और शैल का हमेशा शुड होगा। ठीक है, तो ये रट के नहीं बैठना बेटा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं। अब डोंट्स की बात करते हैं कि कब चेंज नहीं होता। देखो अगर हमारी वर्ब पास्ट में है तो क्या क्या चेंज नहीं होता। जैसे हमने कहा पास्ट परफेक्ट, बेटे डबल पास्ट होता है तो इसका पास्ट कुछ बनेगा ही नहीं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस डबल पास्ट है, चेंज नहीं होगा। ठीक है, एनी मॉडल ऑक्सिलरी एक्सेप्ट कैन और मे, कैन और मे को छोड़ के कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी, चाहे वो नीड है, डेयर है, कोई चेंज नहीं होगी। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ चेंज नहीं होते हैं, कोटेशन चेंज नहीं होती है। ब्लड रिलेशंस आपने कहा ही इज माई ब्रदर, तो वॉज कभी नहीं होगा। डेली शेड्यूल कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, माई फ्रेंड पास्ट इंडेफिनिट व्हेन इट इज यूज्ड विद अ टाइम क्लॉज। ठीक है, तो माय फ्रेंड्स जब भी आपका पास्ट इंडेफिनिट हो और वो व्हेन से जोड़ दिया जाए पास्ट में तो चेंज नहीं होगा। और पास्ट इंडेफिनिट व्हेन इट इज यूज्ड फॉर हिस्टोरिकल पास्ट,
और हिस्टोरिकल पास्ट, जैसे आपने कहा इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, तो आप इसको चेंज नहीं करते, ठीक है। आया था इस बार, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीडीएस में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा? देखो धनंजय, आप जो कहते हो कि डिफिकल्टी लेवल, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस आप उठा के देखो, सारे क्वेश्चन बेटा रूल बेस्ड हैं, एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जो कंफ्यूजिंग है। अगर आपको ये पता है कि मे का आंसर माइट में होगा, तो मैं 100% कह रहा हूं कि आपने वो क्वेश्चंस बनाए होंगे, बिल्कुल श्योरिटी है। क्वेश्चन का डिफिकल्ट होना इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि मैंने लाइनें थोड़ी बढ़ा दी हैं, समझ गए धनंजय? मतलब क्वेश्चन का बड़ा होना, मतलब अगर मैंने लिटरेचर ज्यादा लिख दिया, मैंने छोटे सेंटेंस को थोड़े से बड़े सेंटेंस में चेंज कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि मैंने उसको बहुत डिफिकल्ट कर दिया है। अगर उसमें रूल लगा है, अगर आपने पास के साथ पास लगाया है, तो बेटा फिर वो रूल लगा है। अब वो एक वर्ड पे भी अप्लाई होगा और 4 वर्ड पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो सेंटेंस की लेंथ को बढ़ा देना मुझे लगता है किसी भी बच्चे के लिए बात नहीं होनी चाहिए कि वो डिफिकल्ट है। हाँ, डिफिकल्टी तब होती है कि जैसे अभी मैंने वुड और शुड का यूज दिया आपको, तो सर ऐसा सेंटेंस दिया था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि इसमें ड्यूटी है या फिर इसमें हमारा फ्यूचर है, ठीक है। इट्स कॉल्ड डिफिकल्टी लेवल, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको कुछ और एक दो टर्म है, पास्ट वाला मैंने समझाया कि वैन से जब जोड़ा जाएगा तब होगा, तो ये चीजें कुछ हो सकती हैं कि आपको डिफिकल्ट लगे। बाकी बेटा कभी भी डिफिकल्ट नहीं है, वो सारे के सारे क्वेश्चन रूल बेस्ड है, मैंने कई बार सॉल्व करवाए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। तो रोहन सेड टू मी व्हेन ही मेट हर शी वाज डांसिंग। अब जैसे ये सेंटेंस है, अब इसमें बच्चे गलत करते हैं अगर रूल ना पता हो तो, कि व्हेन ही मेट हर होगा ये पास्ट में, शी वाज डांसिंग बेटा ये भी पास्ट में। तो अगर आप इसको चेंज कर दे, इसको पास्ट परफेक्ट में, इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो आप ये कभी नहीं बता पाएंगे कि कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ, क्योंकि ये दोनों स्टेट हैं। तो आप इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज जोड़ देंगे। द टीचर टॉट अस इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, ये पास्ट का फैक्ट है। अब आप इसमें ये कभी नहीं करा पाओगे कि तब से पहले इंडिया फ्री हुआ था, ठीक है, वो एक फैक्ट है, फैक्ट ही रहेगा। तो आपने कहा बच्चों मोहन सेड ही गोज टू ऑफिस बाई 8:30 ट्रेन डेली, वो इतने बजे जाता है, तो इसका शेड्यूल है और शेड्यूल को आप कभी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आ जाओ। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये तो आपको याद ही करना है कि बेटा दिस का दैट होगा, दिस का दोज होगा, हेयर का देयर होगा, नाउ का देन होगा, दस का सो होगा, हेंस का देंस होगा, टुडे दैट डे होगा, टुनाइट दैट नाइट होगा, दिस डे दैट डे होगा। तो ये सब तो बेटा नॉर्मल से वर्ड्स हैं, ठीक है, ये आपको याद रखने, बस भूलना नहीं होता, इतना याद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, करके दिखाओ। ही सेड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रीड द नॉवल केयरफुली। आंसर बताओ क्या आंसर होगा। क्वेश्चन तब डिफिकल्ट होते हैं, जय जय हिंद बेटा अंजलि सिंह। क्वेश्चन तब डिफिकल्ट होते हैं जैसे आपको कोई सब्जेक्ट ऐसा दे दिया गया कि वो सब्जेक्ट का नंबर आपको समझना है। क्वेश्चन तब डिफिकल्ट होता है जब आपको वर्ब का ये ना पता चले कि वर्ब कौन सी वाली है। जैसे कट की तीनों फॉर्म है, कट कट कट, ठीक है। अब आपको भाई ये नहीं पता चल रहा है कि दे के साथ दे दिया, तो आपको ये नहीं पता चल रहा है कि प्रेजेंट है या पास्ट है, तब मैं कह सकता हूं कि हाँ क्वेश्चन में चीजें चेंज हुई है, डिफिकल्टी लेवल बनाया गया। लेकिन अगर आप बेटा सीधे सीधे रूल की बात कर रहे हो, तो फिर क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल को कभी कंसीडर करें ही ना, ठीक है। अब जैसे ये है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इसके बाद में रीड आ गया। अब आप ये सोचिए वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी। द नंबर ऑफ के बाद आने वाली जो वर्ब होगी, नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है, प्लूरल होगा, और वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। तो ये वर्ब कौन सी है, सिंगुलर है, लेकिन इसमें एस नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये वर्ब किस में चलेगी, ये वर्ब पास्ट में चलेगी। तो रीड का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हेड रेड में। करके दिखाओ आंसर। तो आपने क्या लिखा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब ये रीड आ गया तो ये आंसर नहीं होगा, हेड रेड आ गया, आंसर हो सकता है रीड्स नहीं होगा और हैज नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा। आया समझ। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको वहां एग्जाम में समझना है कि ये कैसे कहा गया, तो ये ध्यान रखना बेटा बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट आ जाओ। और फिर भी लास्ट वही है कि इतने दिन से की मेहनत के बाद में अब आपके पास उतना समय नहीं है कि आप इधर उधर की बातें सोचें। अब सच में बता रहा हूं, जितना आपने पढ़ा है ना उसको 100% मान के आप उसी से एग्जाम देके हो। मैं भी आपको जो एनालिसिस दूंगा उसी एग्जाम को, जो मैंने आपको पढ़ाया जितना मटेरियल, उसको बेस मान के दूंगा और बिल्कुल क्लियर कट जैसे हर बार बताते हैं, ये आपको समझाएंगे कितने क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए हैं जो आप डायरेक्ट हिट कर सकते थे, ठीक है। आई सेड टू माई फ्रेंड कैन आई बोरो योर डिक्शनरी फॉर वन डे, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, आंसर बताओ। आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ आई कुड बोरो, ठीक है। अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कभी कि सर यहां पर आपने राम से दिया था, वहां मोहन से आया था, हम बस रूल्स की बात करेंगे, ठीक। तो अब इस वाले सेंटेंस को यदि मैं देख रहा हूं तो आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ आई कुड बोरो हिज डिक्शनरी फॉर वन डे, ठीक है। तो यहां कुड आ गया। यहां मैं देख पा रहा हूं कि आई आस्क्ड माई ब्रदर इफ आई कुड बोरो योर डिक्शनरी। अब मैं देख रहा हूं योर का योर ही छोड़ दिया, ये तो आंसर नहीं होगा। आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ आई कैन, ये तो छोड़ ही दो, ठीक है। हिज डिक्शनरी, आई आस्क्ड माई फ्रेंड दैट, इफ दो कंजंक्शन एक साथ नहीं आएंगे तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा, परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, एक क्वेश्चन और ट्राई करो। नेक्स्ट बताओ, ही सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल, क्या आंसर होगा बताओ जल्दी से।
आंसर मार्क करें, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास बेटा 10 बजे से एप्लीकेशन पे होगी, 10 बजे से लेके 1 बजे तक पूरे 100 क्वेश्चंस हैं, उन्हें एक बार गो थ्रू चले जाना और जो भी डाउट है पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड किसी क्वेश्चन में वो सब आप पूछ लेना, ठीक। तो यू हैव डन वेल, अब जैसे ये सेंटेंस है ब्रेवो यू हैव डन वेल, अब ये सेंटेंस पहले ही कैसा लिखा गया, असर्टिव स्ट्रक्चर में लिखा गया, ठीक है। अब जब असर्टिव में लिखा गया तो असर्टिव ही बनेगा। अगर ये कुछ ऐसे लिखा होता व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, ठीक है, तब वो लिखा होता है एक्सक्लामेटरी में, क्योंकि इसमें क्या होता है वर्ब हमेशा बाद में लगाई जाती है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, सेंटेंस को हम असर्टिव बना देते। तो एक बड़ी सीधी सी लाइन है कि इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा गया हर सेंटेंस हमेशा असर्टिव होगा, ठीक है। तो ही अपलोडेड हिम टू से दैट ही हैड डन वेल, ठीक। तो यहां देख पा रहे हैं हैड डन वेल आ रहे हैं, यहां देखते हैं बच्चों, आपने हैव लगा दिया आंसर नहीं होगा, हैज लगा दिया आंसर नहीं होगा। तो ही अपलोडेड हिम बेटा सेइंग दैट ही हैड डन वेल, तो टू से नहीं होगा, सेइंग कहकर, भाई कहकर संबोधित किया है ना, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर आपका डी वाला होगा। परफेक्ट बेटा, ए वाला नहीं होगा, डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ही अपलोडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो पर्सन चेंज है, ठीक है। पर्सन चेंज हम सबको पता है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। यहां दो तीन चीजें जो हमें समझनी है। पहली बात, ये टेबल सबको क्लियर होगी। अब मैं ये कहूं कि यार टेबल याद कर लेना, नहीं, सबको क्लियर है, ठीक है। सीधा तरीका है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई है तो राम के अकॉर्डिंग चेंज करो। यहां मैं आपको बस इतना याद दिला दूं कि अगर कभी एग्जाम में आप फंस जाएं तो आप ऐसे करना कि हमने कहा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो इस राम को उठा के यहां रख दो, बस काम आपको समझ आ जाएगा। जब आप यहां राम को रखेंगे तो यहां राम आ जाएगा, और बेटा राम का रिपीटेशन नहीं होगा तो ही आ जाएगा। तो अगर कभी किसी पर्सन में कंफ्यूजन हो तो उसको उठा के उसकी जगह पे रख देना, ठीक है। अगर वो सब्जेक्टिव केस में वर्ब के पहले तो उसका सब्जेक्टिव केस रख देना, वर्ब के बाद है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस रख देना, ठीक है। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। अब जैसे ये वाला लिखा गया है कि वी आर कमिंग, कैप्टन सेड वी आर कमिंग। अब ये वी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन कैप्टन बेटा सबके लिए कह रहा है तो दे आंसर हो जाएगा। तो ऐसा मत सोचना कि हमेशा सिंगुलर ही होगा। टॉम सेड टू एलिजाबेथ यू आर, अब यू एलिजाबेथ के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब एलिजाबेथ को रख के देख लो, आपको समझ आ जाएगा, आंसर ऐसे बनेगा। बाकी रूल आपको फॉलो करने, ठीक है। नेक्स्ट आओ, चेंज सेकंड पर्सन इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, ठीक है। बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट टूल है, ये मैंने आपको अपनी आपके क्लासरूम प्रोग्राम में कर करके दिखाया था कि जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो कैसे, ठीक है। बेटा कल तो मेरे हिसाब से धनंजय आपने जो पढ़ा है सब कुछ पढ़ रखा है ना, तो अब तो रेस्ट करने वाली बात है। मतलब रेस्ट करने का मतलब ये तो नहीं कहूंगा कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटी क्रिकेट खेल ले या कहीं चले जाएं उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, लेकिन ये है कि कम ही पढ़ें या बस चीजों को बैठे बैठे रिकॉल करते रहें। समझ लो, कोशिश करो रिकॉल करने की चीजों को कि क्या क्या याद आ रहा है। आपको रिकॉल करते हुए खुद ही याद आएगा कि वो वाली चीज मुझे नहीं समझ आ रही है, एक बार जाके उसको देख लेता हूं। वर्ड्स को रिकॉल करना है, वोकैब की लिस्ट है, जैसे एक बार आप उस सारी लिस्ट को देख सकते हो कि आपको सारे वर्ड रिफ्रेश हो जाएंगे। और कल भी अगर थोड़ा बहुत पढ़ना भी है तो बेटा फर्स्ट हाफ में पढ़ना है, नॉट इन द सेकंड हाफ। क्योंकि अगर आप सोचें कि रात को पढ़ के अगर सो गए ना, तो हो सकता है कि रात वाले टेंशन में रात वाले का इंपैक्ट इतने ज्यादा हो जाए। सर मैंने रोजगार मेले ज्वाइनिंग लेटर ले लिया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो मेरी बात समझना कि रात वाला इंपैक्ट इतना ज्यादा हो जाएगी, पहले वाला आप भूल जाए, ठीक है। तो धनंजय सच बात यह जो होना था वो हो चुका है, इस बात को आप एक्सेप्ट कर लें कि जितनी तैयारी करनी थी उतनी तैयारी कर चुके हैं। मैंने आपको कहा ना कि अगर एक दिन में सीडीएस निकलता तो बहुत लोग निकाल लेते, तो जो आपने किया है वो हो चुका है, ठीक है। चलो, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, इसको हमेशा ध्यान रखना। कई तरीके से बदल सकता है, मैंने सब समझाया था। जैसे हम कहते हैं ही सेड यू आर द बेस्ट, तो अब यू जो है हमें नहीं पता कि किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये सेड ये बताता है कि इसने किसी से तो कहा होगा, हम एक्स मान लेते हैं, वो ये बेटा। तो ही सेड जैसे मैंने माना मी से कहा होता तो आई वॉज द बेस्ट होगा, अगर उसने अस से कहा होता तो वी वर द बेस्ट होगा, उसने मानो किसी लड़कों से कहा होता तो दे वर द बेस्ट होता, उसने किसी लड़के से कहा होता तो ही वॉज द बेस्ट और दैट शी वॉज द बेस्ट। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, बस इसका आंसर दे दो कि कितने इन्वर्जन बनेंगे, तो मुझे समझ आ जाएगा कि आपको चीजें याद है, ठीक है। जैसे आपने कहा टीचर सेड, टीचर सेड, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, यू आर गुड बॉयज। जल्दी से बताओ कितने बनेंगे इसके, इससे ये समझ आ जाएगा कि आपको लॉजिक याद है, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन से ये समझना है मुझे कि लॉजिक याद है या याद नहीं है। कितने बन सकते हैं बस ये बता दें आप मुझे। ही सेड यू आर गुड बॉयज,
ठीक है। हाँ देखो यहाँ जो बॉयज है ये मुझे बताता है यू जो है वो प्लूरल की कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो बेटा कि इसका आंसर होगा टीचर साइड, ठीक है, टीचर साइड। अब दैट कंजंक्शन लगेगा ही लगेगा, ठीक है। आप यहाँ दो चीजें लिख सकते हैं, वी बी और बेटा आप लिख सकते हो दे, आ गया समझ। और आर का क्या हो जाएगा, वर गुड बॉयज। तो बेटे ये इसका आंसर होगा, आ रहा है समझ, ठीक है। तो यहां आप देख पा रहे हो कि लड़के हैं तो हमने वी और दे दो बना दिया क्योंकि प्लूरल था। तो ऐसे ही बेटे इस क्वेश्चन को आपको ब्रेक करना होगा, आपको ये समझना है कि क्या कहा गया है, ठीक है। चलो एक सेंटेंस और लिख दो, कुछ कम बच्चों ने आंसर दिया है, एक और बता दूं। आपने कहा बेटे फिर से, टीचर सेड यू आर अ गुड स्टूडेंट। बताओ कितने बनेंगे, करो जल्दी से। टीचर सेड यू आर अ गुड स्टूडेंट, आंसर बताओ क्या आंसर होगा। हाँ तो भाई देखो, बड़ी सीधी सी बात है, टीचर साइड का टीचर साइड होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर आ गए। टीचर साइड होगा, ठीक है। अब आपने कहा यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम सिंगुलर हो, तो इसके लिए आई भी बन सकता है, लड़के का जेंडर नहीं पता स्टूडेंट का तो ही भी बन सकता है और शी भी बन सकता है, ठीक है। आई ही शी तीनों के साथ ही वॉज आएगा, तो वॉज अ गुड स्टूडेंट, आ गया समझ ठीक से। अगर यहाँ स्टूडेंट की जगह मानो कोई लड़का में लिख देता, बॉय लिख देता, ठीक है, तो दो आंसर बनते आई वाला और ही वाला। यदि मैं गुड गर्ल कह देता तो दो ही आंसर बनते, आई वाला और बेटा शी वाला, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस आपको कैसे दिया गया, और कोई भी इसको कर सकता है, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, एक ही बेटा क्वेश्चन है, नेवर चेंज थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता है, ये सबसे आसान है, ठीक है। थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट देखो, एक ये क्वेश्चन बनता है जो पेपर के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को, न्यूज़पेपर, मैगजीन, कंपनी कुछ भी है, यदि आप उसको वी से कंसीडर करते हैं फर्स्ट पर्सन में, वी आर एंड आवर्स, तो इसको आपको हमेशा इनडायरेक्ट में इट और इट्स में चेंज करना होगा। जैसे आपने कहा हिंदुस्तान टाइम्स सेज आर ऑफ आर न्यू ब्रांच विल बी क्लोज टुमारो, ठीक है, तो द हिंदुस्तान टाइम्स सेज दैट इट्स न्यू ब्रांच विल बी क्लोज टुमारो होगा। अब आप यहां पर आवर को देख के फर्स्ट पर्सन को देयर नहीं लगा सकते। यूजुअली क्या होता है कि अगर मतलब हम सबकी बातें हो रही है तो हम देयर लगा देते हैं, लेकिन जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या किसी मैगजीन को एड्रेस करते हैं तो ऐसे केसेस में हमें सिंगुलर ही लगाना होता है, प्लूरल नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है बच्चों, इफ द फर्स्ट पर्सन वी इज यूज्ड फॉर मैनकाइंड, यदि वी का यूज हम सबके लिए करें, पूरे मैनकाइंड के लिए, तो फर्स्ट पर्सन चेंज नहीं होगा। जैसे आपने कहा दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, तो यहां जो वी है ना वो पूरी मैनकाइंड के लिए, किसी एक आदमी के लिए नहीं है, तो आप वी का कभी भी दे नहीं कर सकते। एक ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आते हैं बेटा, अब देखो ये बड़े सीधे से तरीके हैं, इसको याद करना। जो मैंने चार चेंज कराए थे, असर्टिव सेंटेंस में पर्सन चेंज होगा, 100% होगा, टेंस चेंज होगा, लेकिन डिपेंड करता है कि बाहर वाला सेंटेंस कैसा है। वर्ड चेंज होगा, कंजंक्शन हमेशा दैट लगेगा, ठीक है। ये की आप कहीं नोट कर सकते हैं बस अपने रिवीजन के लिए, जैसे आप इन्हें नोट करोगे अभी याद हो जाएगी, दोबारा याद नहीं करनी है, ठीक है। तो आप असर्टिव सेंटेंस में ये सब कुछ चेंज करने वाले। नेक्स्ट आ जाओ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या क्या चेंज होगा, पर्सन चेंज होगा, टेंस चेंज होगा बेटा, वर्ड चेंज होगा, कंजंक्शन क्या लगेगा, इफ और वेदर, डब्ल्यूएच फैमिली, ठीक है। तो इफ और वेदर कब लगता है, जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो डू यू लिव इन दिल्ली, इफ यू लिव्ड इन दिल्ली, ठीक है। तो ये याद करने वाली बात है अभी के लिए। नेक्स्ट आ जाओ। तो आपने कहा हाउ हैव यू, ठीक है, तो हाउ हैव यू को बेटे किस में चेंज करेंगे, हाउ दे हैड में। अच्छा एक बात याद रखनी है कि इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा गया जो सेंटेंस होता है, बार बार कह रहा हूं इसको याद कर लेना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एक गलती यहां करते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा गया जो सेंटेंस होगा वो हमेशा बेटा असर्टिव होगा, वो हमेशा असर्टिव होगा, ठीक है, समझ लो। ये क्लास मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं चाहूं तो इस क्लास को कितनी भी बड़ी कर लूं, ये तो भी पूरे पूरे टॉपिक्स हैं। ये क्लास सिर्फ इसलिए है कि आप एक बार इन सारे टॉपिक्स को देख लो, कॉन्सेप्ट्स को बेटा देख लो, जिससे आपको सारे के सारे रिफ्रेश हो जाएं। ये वाला सेशन मैंने सुबह वाला इसीलिए पढ़ाया था। क्वेश्चन टैग में से बेटा एक क्वेश्चन फंस सकता है, तो क्वेश्चन टैग को देख सकते हैं, मैंने आपको करना सिखाया था कि इसमें जो सेंटेंस लिखा जाएगा आप इसको कंसीडर ना करें, इसको हटा दो। जब क्वेश्चन टैग है उस क्वेश्चन टैग को पूरा सेंटेंस लिख लो। आरंट यू बेटा, आरंट यू तो आर यू नॉट, अगर मैं इसको ऊपर लिखूं तो ऐसे लिखा जाएगा ना, आर यू नॉट एन आइडियल
वुमेन, बस ये तो है, बस इसको ओपन करो और बस बना लो। तो आर यू नॉट एन आइडियल वुमेन, आर को बेटा क्या कर देंगे, इफ में चेंज कर देंगे, यू को सीता के अकॉर्डिंग चेंज, शी हो जाएगा वॉज एन आइडियल वुमेन, ठीक है। तो अगर नेगेटिव है तो बेटा नेगेटिव बाना बन जाएगा, मतलब आर यू नॉट, तो शी वॉज एन आइडियल वुमेन होगा। और आपने कहा मोहन सेड यू लाइक ग्रीन वेजिटेबल डोंट यू, तो आई लाइक, इफ आई लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स होगा, ठीक है। ऐसे आपको सेंटेंस को चेंज करना होगा, बस इतना काम करना, कुछ नहीं करना है, ठीक। क्लियर हुआ, सीधा सीधा तरीका, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट समझो। नेक्स्ट है बेटा बस क्वेश्चन टैग में आपको क्वेश्चन टैग को कंसीडर करना है, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस में देखें तो पर्सन चेंज होगा, वर्ड चेंज होगा, कंजंक्शन टू और दैट लगेगा, ठीक। यू आर प्रोहिबिटेड, यू आर रिक्वेस्टेड, ये सब चेंज करना होता है। इसमें रिक्वेस्टेड वाले पे हमेशा ध्यान देना, जब भी प्लीज आ जाए तो रिक्वेस्टेड वाला आंसर होगा, ठीक है। जब भी प्लीज आ जाए तो रिक्वेस्टेड वाला आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं बेटा चेंज ऑफ लेट, लेट वाले में आप सजेस्टेड का यूज करते हैं, एक तो ये याद कर लेना। लेटर्स वाले में हमेशा बेटा, क्योंकि लेटर्स का मतलब होता है हम सब चलें, तो ये किसी को ऑर्डर कमांड नहीं होती, ये हमेशा सजेस्टेड होता है। तो लेटर्स वाले में सजेस्टेड का यूज करेंगे, दैट दे शुड इंप्रूव होगा, ठीक है। तो लेटर्स वाले कंसीडर कर लें, लेटर्स वाले में सजेस्टेड का यूज होगा, ठीक है। एक ये याद रखना है। सेंटेंस नहीं पढ़ रहा हूं पूरे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या क्या होता है बेटा, पर्सन चेंज होगा, बिल्कुल होगा, वर्ड चेंज होगा, टेंस चेंज होगा, और कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट लगेगा। और सेंटेंस कैसा बनेगा, सेंटेंस बनेगा बेटा असर्टिव। ये दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो, क्योंकि एक गलती यहां होती रहती है, वो दो ऑप्शन देगा, एक असर्टिव वाला, एक एक्सक्लामेटरी वाला, और बच्चे एक्सक्लामेटरी को एज इट इज एक्सक्लामेटरी ही मार्क करके आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको असर्टिव मार्क करना है। ये सारे आपके बेटा चेंजेस होते हैं, एलास है, हुर्रे, वाटा, वाओ, हाउ, इन वर्ड्स को चेंज करना है। एलास हमेशा दुख को शो करेगा, हुर्रे हमेशा जॉय की बात करेगा, वाटर हमेशा वंडर सरप्राइज की बात करेगा, वाओ, हाउ ये सब सरप्राइज होते हैं, फाई डिस्गस्ट होता है, ब्रेवो अपलॉड करना होता है, ठीक है। तो जैसे आपने कहा कैप्टन सेड हुर्रा वी वॉन द इनिंग्स, तो बाकी सारे रूल एज इट इज लगेंगे। कैप्टन एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड वॉन द इनिंग्स होगा, ठीक है। विजिटर सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताजमहल इज, तो ये वाला सेंटेंस देखें, ये पहले से असर्टिव जैसे स्ट्रक्चर में था, हुर्रे से पता चला, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा है, पूरा एक्सक्लामेटरी है। तो वर्ब हमेशा बाद में लिखी जाती है एक्सक्लामेटरी में, और जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो असर्टिव बनेगा, तो पहले आ जाएगी। तो विजिटर एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट द ताजमहल वाज अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ही सेड कांग्रेचुलेशंस, जैसे हम कहते हैं ही सेड बेस्ट ऑफ लक, ही सेड कांग्रेचुलेशंस, तो ही कांग्रेचुलेटेड मी, आप उसको वर्ब बना के सीधे सीधे चेंज कर सकते हैं। ही सेड लायर, तो ही कॉल्ड मी अ लायर, ठीक है। ही सेड गुड मॉर्निंग, ही विश्ड देम गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं देम कहां से आ गया, तो बेटा विश एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और इनके दो ऑप्शन हो सकते हैं, ही विश्ड गुड मॉर्निंग और ही विश्ड देम गुड मॉर्निंग। अगर आपके पेपर में दोनों आ जाएं तो आप ऑब्जेक्ट वाला मार्क करके आएंगे, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है, दे डिमांड एन ऑब्जेक्ट, तो कोई भी ऑब्जेक्ट यदि वहां दिया जाए तो आप उसी को करेक्ट आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पर्सन चेंज होगा, वर्ड चेंज होगा, टेंस चेंज होगा, कंजंक्शन लगेगा दैट, और सेंटेंस कैसा होगा, सेंटेंस होगा बेटा असर्टिव। ये हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि यहां सिर्फ असर्टिव सेंटेंस ही हो सकता है, ठीक है। देखो द टीचर सेड मे गॉड ब्लेस यू, द टीचर विश दैट गॉड माइट ब्लेस देम। अब यहां एक बात समझना, चाहे तो सेंटेंस दिया जाए मे गॉड ब्लेस यू, या फिर सेंटेंस दिया जाए बेटा गॉड ब्लेस यू, इनमें से कुछ भी आ जाए, दोनों का आंसर सेम ही होगा, कि दोनों के इनडायरेक्ट स्पीच में माइट जरूर आएगा, ठीक है। दोनों के इनडायरेक्ट स्पीच में माइट बेटा जरूर आएगा। द टीचर सेड मे गॉड ब्लेस यू, द टीचर विश दैट गॉड माइट ब्लेस देम, ठीक है। मे यू गेट सक्सेस, दे माइट गेट सक्सेस, ठीक है। तो ये बच्चे ऐसा आंसर होगा। एक दो तीन चीजें याद रखने वाली हैं, ये हैं, पहला विल और शैल को बेटा हमेशा चेंज करते टाइम याद रखेंगे कि जो विल और शैल होगा वो शुड में तब चेंज होगा जब ड्यूटी की बात हो, और वुड में तब चेंज होगा जब फ्यूचर की बात हो, ठीक है। जैसे आपने कहा मदर सेड आई शैल गो टू द मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स, ये फ्यूचर की बात है तो वुड आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने कहा मोहन सेड शैल आई हेल्प द पुअर, तो ये ड्यूटी की बात है तो शुड बेटा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो एक ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। नेक्स्ट आ जाओ, देखो एक ये है चेंज ऑफ मैडम एंड सर। उस दिन जब प्रैक्टिस करा रही थी तब भी बच्चे इसमें फंस गए थे। जब भी सेंटेंस में मैडम और सर आ जाए, ठीक है, तो इसको आप किस में चेंज करेंगे, इसको बेटा आप हमेशा रेस्पेक्टफुली एडवर्ब में या फिर विद रेस्पेक्ट करके एडवर्ब फ्रेज में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा द वेटर सेड व्हाट कैन आई डू फॉर यू मैडम, ये एड्रेसिंग है रेस्पेक्ट के लिए, तो आपको लिखना होगा द वेटर आस्क्ड रेस्पेक्टफुली या आस्क्ड विद रेस्पेक्ट, ठीक है। कुछ भी लिखा आ सकता है, क्योंकि यहां में एक रेस्पेक्ट के लिए आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट ही कुड डू फॉर हर, बाकी सारा सेंटेंस सेम होगा। एक बेटा यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि अगर ऐसे कुछ वर्ड ओ वेल एंड सी आपको सेंटेंस में देखने के लिए मिल जाए, तो आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डोंट यूज दैम इन इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं आते हैं। जैसे द डायरेक्टर सेड वेल रोहन आई शैल रिवॉर्ड यू टुमारो,
तो द डायरेक्टर टोल्ड मोहन दैट ही वुड रिवॉर्ड हिम द फॉलोइंग डे। इसका मतलब ये नहीं है कि वेल, ओ वेल एंड सी ऐसे वर्ड्स आपके कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का आपका सेशन, एक क्विक रिवीजन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। बाकी अभी 10 बजे से क्लास होगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। कल का दिन आपके पास है, आप आराम से बेटा एक बार तैयारी करो। ठीक, सोशल मीडिया पे कहीं भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं। लेकिन अब जो समय है वो ये खुद से सोचने वाला है कि मैंने अगर 6 महीने तैयारी की है, देन हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं अगले आने वाले कुछ घंटों में अपनी सारी तैयारी को कंप्लीट कर लूंगा, या आगे आने वाले एक दिन में मैं कुछ नई चीजें सीख लूंगा। ठीक है, तो ये वो समय है जब मुझे सिर्फ और सिर्फ इस बात पे फोकस करना है कि जो मैंने पढ़ा है क्या वो मुझे 100% तैयार है, या उसमें कहीं मुझे ग्लिचेस यदि दिखाई देते हैं तो मैं बस उसका रिवीजन कर पाऊं। अब आप एक दिन में जो रिवीजन करते हैं, जैसे अगर आप इंग्लिश की ही बात करें तो इंग्लिश में आप किसी भी टॉपिक का रिवीजन नहीं कर सकते एक्सेप्ट वोकैब। अगर आप ये सोचें कि ग्रामर के रूल्स हम याद कर लेंगे, तो रूल्स को याद नहीं करना होता है, इंप्लीमेंट करना होता है। ठीक है, अगर आप ये सोचें कि मैं पैराजंबर सीख जाऊंगा एक दिन में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि आपके पास जो वोकैब की लिस्ट है आप उसको एक बार रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपको वो सारी की सारी वोकैब के वर्ड्स याद रह जाएं। आप अपने क्वेश्चंस को एक बार देख सकते हैं। ठीक है, जीएस में आप पूरे पूरे फैक्ट्स के गो थ्रू जा सकते हैं। अब मैथ्स में सोच के देखो आपकी कैसे पॉसिबल है कि आप मैथ्स का कोई चैप्टर लेके और उसको सोचे कि मैं पूरा सॉल्व कर लेता हूं। अब आप कुछ फॉर्मूले याद कर सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसका फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, या फिर जो आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो खुद को अब एंग्जाइटी में मत डालो, ये बिल्कुल मत सोचो ये रह गया, वो छूट गया, ये और कर लेते हैं, वो और कर लेते हैं। अगर ऐसा करोगे तो हौच पौच हो जाएगा। और मैं बता रहा हूं लास्ट मोमेंट पे की गई तैयारी वो ये परेशान करती है कि जो आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ेंगे वो आपको सब याद रहेगा। ठीक है, और बाकी आप सारा भूल जाओगे, क्योंकि ब्रेन जब प्रेशर में काम करेगा ना, तो जो आपने इतने दिन से बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है वो सारी चेन ब्रेक हो जाएगी और लास्ट मोमेंट वाली चीजें आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। और लास्ट मोमेंट पे कोई आप सारी तैयारी तो कर नहीं लोगे, किसी एक चीज में फंस रहे होगे, उसी को लेके लगे रहोगे, तो वो चीज आपके दिमाग पे हावी हो जाएगी, वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। अगर वो आ गया तो फॉर्चुनेट है, नहीं आया तो अनफॉर्चुनेटली ये भी होगा कि आपको वो तो अच्छे से आ गया लेकिन बाकी सारा आप भूल चुके हो। तो इसीलिए लास्ट मोमेंट पे अपने दिमाग को किसी भी एडवर्स कंडीशन में ना डालें। इस बात को बहुत ओपनली पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें कि जो तैयारी करनी थी वो मैं कर चुका हूं। मेरी बात समझ गए? अगर आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो मैंने प्रिपरेशन करनी थी वो मैं कर चुका हूं, अब बस मुझे अपनी उस प्रिपरेशन के बिहाफ पे इस एग्जाम को निकालना है। मैं एग्जामिनेशन हॉल में पेपर को अच्छे से डील करूं, हर क्वेश्चन को केयरफुली पढूं, चारों ऑप्शन को समझने की कोशिश करूं, एलिमिनेशन करूं, उसके बाद में बेटा क्वेश्चन का आंसर ब्रेक करूं। ठीक है, अगर मैं ये सब कर सकता हूं तो मैं अच्छे मार्क्स ला सकता हूं। अगर मैं ये सोच रहा हूं कि नहीं मैं आप कुछ बहुत ज्यादा पढ़ लेता हूं, किसी से पूछ लेता हूं कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कुछ नया सीख लेता हूं, कुछ नहीं होगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं आपसे 10 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एम्बाइबर्स। Keep imbibing